भूलता कौन है वक्त के घाव को, हिजर के तुंद तूफान में, वसल के ख्वाबों की डूबती नाव को। भूलता कौन है अपने कातिल के कातिल खदो खाल को, दुख उठाते दिनों और माओ साल को। भूलता कौन है उम्र की शाख पर खेलने वाली उस एक अव्वलीन शाम को, बेसबब जो लगा है उस इल्जाम को, फिर तेरे नाम को। भूलता कौन है दुख झटपटे के नरम रूह दरिया की मानित उसके अंदर बह रहा था। गुरूबे आफ्ताब के पूर्व जैसी आतिशी सुर्खी उसकी आंखों में उतरी हुई थी। पलकों के किनारे पूर्ण छलकाते थे, रासिया बनाती होल थी, और वो इस मुश्क फाम होल में उतरने से कहीं पहले दरगोर हो चुकी थी। वो हो गई थी जो पहले नहीं थी। किसी नाकर्दा जुर्म की सजा के बोझ से झुकी उसकी गर्दन टूटना चाहती थी, मगर हलक में अजियत का सरिया गड़ा था। सर सिरकता वक्त अजाब था, आने वाला कुर्बे मुसलसल। एक सिस्की उसने दिल में दबा ली, सीने में छुपा ली। अजनबी चेहरों की आमद शुरू होने के साथ ही खत्म हो चुकी थी। औरतें उस पर निगाहें गाड़ कर वापस नशिस्तें संभाल गई थी। किसी ने तनकीद की, एक आध तारीफ हुई, तो उसको क्या फर्क पड़ा। लड़की तो अच्छी है, शक्ल से भी ऐसी नहीं लगती, लेकिन हैरत है अब खुशी तो नाम को नजर नहीं आ रही। चामगोइयां हुई, बेकार रही। हाँ, गिली आंखों से अब क्या साबित करना चाहती है, जैसे बेबस हो, मजबूर हो। हालांकि सीधा इश्क का चक्कर है। नागवारी दिखाई गई, बेसूद हो गई। नहायत अफसोस का मुकाम है। उसके निकाह से ज्यादा तो किसी मैयत पर शोर होता है। शादी पसंद की ही है और रजामंदी से हो रही है, वरना यूं रातों रात तो वाह, ये ढोंग कितनी गुनगुनाहटें समाते मजरू करती रही। कैसे नश्तर चुभे, उसके लिए सब बेमानी था। जिंदगी में किसी चीज से फर्क तब पड़ता है जब कुछ मफहूम बाकी रह गए हों। उसके लिए तो कुछ नहीं बचा था। ये जुमले भी किसी काम के नहीं थे। मध्यम सी रोशनियों में करीब बैठे शख्स के वजूद से उठती महक उसके वजूद का साथ होने का एहसास दिला रही थी। कमरे का सकूत इस कदर खतरनाक था कि शोर बोलने से खाइफ हो रहे थे। वो तमाम गोया किसी साउंडलेस वर्ल्ड के कैदी बन चुके थे। ऐसे में उसकी रजामंदी जानने के लिए निकाह ख्वां की आवाज उभरी तो उसे जुबान की अजनबियत का बेतहाशा एहसास हुआ। पहली बार चौंक कर उससे करीब बैठा शख्स महसूस हुआ था, जिसके नाम होने के लिए वो पुकारी जा रही थी। क्या वो इस काबिल था कि उसे हमेशा के लिए अपना बनाती। लड़की अपनी किस्मत पर यूं नोहे की ना थी, लेकिन समय की चकराती सुई ऐन दरमियान से टूट चुकी थी और वक्त साकर था। नमकीन पानियों का फंदा उसके गिर्द तंग करने लगा। माँ ने कितने यकीन से कहा, कम अज कम वो तुम्हें खुश रख लेगा। काश वो खुश हो सकती। काश इंसान कभी रोना ना सीखे। लेकिन हंसी से पहले रोने की बारी आती है, पैदा होते ही रोना। अब वो रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। दुनिया तंग तो नहीं, पर उसके लिए थी, उसके लिए की जा रही थी। कोई गैर मानूस सी जुबान, अजीब से बयान। उसकी जुबान सिर्फ हिलती गई। आपको ये निकाह कबूल है? जी। एक सरसराहट, सिसकी, आह। आपको ये निकाह कबूल है? वही जख्म और जख्म को गहरा करते नोकीले अल्फाज। रजामंदी, कबूल। फकत दर्द, गराहट और तेज तेज कटता हलक। उसके दस्तखत के लिए कागज सामने आए तो हर मंजर धुंधलाता गया। बचपन, लड़कपन, घर, घर के मकीन, कोई ख्वाब सी खुशी, एक बेयकीन सा हरास, एक भयानक जिंदगी, और वो बस यही आकर दिल को कुछ हुआ। लगा वो जिंदा है, एहसासात की पहचान रखती है, वरना साथ बैठे शख्स से तो कोई शिकवा ना था। अजीब बात थी कि जिस तरफ सारे हक जा रहे थे, उसी से कोई हिसाब ही नहीं निकलते थे। लख्ता भर रुक कर उसने दस्तखत कर दे। पहले वो किसी की नहीं थी और अपनी थी।
अब किसी और की हुई थी और अपनी नहीं रही थी, तो मरघट पार खड़े रहकर उसने आखिरी लकड़ी भी खुद पर डाल ली थी। जैसे सोहनी धरती को कदम कदम आबाद रहने की दुआ है, ऐसे ही कोई एक दुआ उसके लिए दे कोई। कुबड़े होते दिन की बासी धूप कपास के खेत पर फैली ऊँग रही थी। कपास की लकड़ियां आबनूसी और पत्ते झड़कर उड़ियां कर चुके थे, इसलिए कि कपास आखिरी बार चुन लेने के बाद अब लकड़ियों की कटाई हो जानी थी। हल्की हल्की तपश वाली धूप में कहीं कहीं धान के खेत में सर्दियों की बड़ी बड़ी गठरियां बांध कर रखी नजर आ रही थी, जो धूप में मजीद खुश्क होकर फैली पीली जर्द हो गई थी। असर नमाज की अदायगी हो चुकी थी। ऐसे में सुबह रुई से चलती हुई हवा मस्जिद की मंडेरों पर बू से छोड़ती मौलवी साहिब के सामने रखे कलामे हक की सिफात धीरे धीरे पलटाई जाती थी। वो आंखें बंद किए बेआवाज कलामे हक को दरमियान में से दोहरा रहे थे। जोहर के बाद से आए बस्ती के बच्चे असर की आजान के साथ ही कुरान पाक का सबक याद करके चले जाया करते थे और मामूल के मुताबिक डूबते सूरज के साथ मौलवी साहिब और जरूरत के तहत आए लोगों पर दम किया करते थे। इस वक्त मस्जिद की पुरसकून फिजा में कामिल खामोशी थी। अक्सर नमाजियों के चले जाने के बाद चंद वजूद ही थे जो आंखें मूंदे जिक्र में मशगूल थे। मौलवी हयात ने कुछ लम्हों बाद आंखें खोली और मुकद्दस किताब को अकीदत से चूम कर सीने पर लगा लिया। उनके किसी अमल में अजलत या बेचैनी नहीं बल्कि ठहराव था। अलबत्ता उनसे कुछ ही फासले पर मौजूद शख्स की हालत उसे गैर आरामदेह जाहिर कर रही थी। मौलवी साहिब ने उसे महसूस किया तो आहिस्तगी से अपने पास बुलाया। वो शख्स उसी बस्ती का बाशिंदा था। क्या बात है असफंदयार, कोई दिक्कत है? उनके इस तरह इस्तफसार पर वो लगता भर को शर्मिंदा सा नजर आया, जबकि बाकी नफूस मतवज्जा हो गए। तकलीफ के लिए माजरत मौलवी साहिब, बात ही कुछ ऐसी है कि कहते हुए लाज आती है, मगर कहे बिना चारा भी नहीं। उसकी हिचकिचाहट पर मौलवी हयात को बेचैनी हुई। आपने जो भी कहना है खुलकर कह दे। क्या मेरी जात से आपको कोई परेशानी पहुंची? नहीं नहीं मौलवी साहिब, क्यों गुनाहगार करते हैं? वो बेसाख्ता गोया हुआ। आपका वजूद भला हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल बात आपके दामाद के मुतालिक है। वो नजरें झुकाए नीची आवाज में बोला तो मौलवी हयात चौंके। एक नजर उन्होंने पिछली सफ में बैठे मर्दों पर डाली थी। मुझे फिक्र हो रही है असफंदयार, हाकिम ने कुछ किया है? हाकिम की नहीं मौलवी साहिब, ये सद्दाम की बात हो रही है। दरअसल जब से सुना है कि आप अपनी छोटी साहिबजादी का हाथ भरे भतीजे के हाथ में देने का फैसला किया है, तो सोचा आपको बाखबर होना चाहिए। वो लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद गोया हुआ। हम सब जानते हैं कि आपकी साहिबजादियां माशाल्लाह बहुत सालिहा बच्चियां हैं, लेकिन आपका ये भतीजा बहुत अय्याश और किरदार का हल्का साबित हुआ है। असफंदयार, मौलवी साहिब की आवाज में हल्की सी लर्जिश वाजिया हो गई। उनके चेहरे के तासुर में फर्क आया था। मैं इल्जाम तराशी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन हाकिम की शादी से कबल सद्दाम अपने किसी संगति के कस्बे शादी के लिए गया था। उनके साथ मेरा पुत्र भी था। वहां सद्दाम ने न सिर्फ किसी औरत को छेड़ा, बल्कि रात को उस शादीशुदा औरत के घर में जा घुसा। ऐन वक्त पर खातून का शोहर भी आ पहुंचा और हाथापाई हुई, मगर सद्दाम अच्छी किस्मत के हाथों भाग खड़ा हुआ। गौर से सुनने, मौलवी साहिब के कानों में गोया पिघला शीशा उंडेल दिया गया था। वो साकत वजूद को हरकत में ना ला सके। फटी फटी आंखों से उस शख्स को देखने लगे। जो वो कह रहा था वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये सब मेरे बेटे ने मुझे बताया। मैंने बड़ी लानत मलामत की जी कि जवान औलाद का क्या भरोसा, मगर वो कसमें खाता है कि वो शामिल नहीं था। इससे पहले भी सद्दाम को मैंने खुद मशकूक हरकत में देखा है। हमें उससे कोई सरोकार नहीं, मगर सवाल आपकी बच्ची का भी है, तो रहा नहीं गया। आप उसे समझाएं कि वो राह रास्त पर आ जाए, वरना कोई बड़ा फैसला करने से पहले सोच जरूर लीजिएगा। ये भी नहीं कि इस वाकये के बाद वो सुधर गया हो। दांतों को एक बार
रुत लग जाए तो फिर लत आसानी से नहीं छोड़ती, और इन बुराइयों में धंसा इंसान अपनी अस्तवादी जिंदगी कैसे गुजारेगा, ये आपके सामने रोशनी डालने की जरूरत नहीं। आप खुद आकबत अंदेश हैं। कहने की बात थी, हो गई, मगर मौलवी साहिब के दिल पर क्या गुजरी किसी को अदराक ना हुआ। वो झुकी नजरें उठा नहीं पा रहे थे। सारी जिंदगी उन्हें ये अंदेशा रहा था कि उनकी जात से किसी को शिकवा हो, ना कोई दुख पहुंचे। ये तो भूल ही गए थे कि कौन कौन से हवाले उनकी जात से जुड़े हैं, और ये तो उन्हें हरगिज गवारा नहीं था कि किसी दूसरे की वजह से लोग उन पर आवाज उठाएं या गिला करने आए। उन्हें लगा जैसे भरे बाजार में सबसे गलीज गंदगी उन पर उछाल दी गई हो, किसी ने कराहियत से नोकीले पत्थर खींच मारे हों, या जैसे अंगारों से दहकता थाल फेंका गया हो। गुनाह, और वो भी ऐसा जिसके लिए खुद कुदरत ने वाजिया अहकामात दिए हैं। मौलवी हयात के वजूद के गिर्द अलाव भड़क गए। सीने में उठती ठेस मुट्ठी भींच कर उन्होंने सही। प्रेम रीत को बहुत अच्छे कारी मिले हैं। वो क्या कहती थी, तुम ख्वाब और लोरी जैसी कहानियों के बारे में कि उनका शहर कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन ये शुमाइला बहादुर का नाम है। रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड खुद तोड़ देना। शुमाइला ने फर से सिमी के ये बात गोश गुजार की और पानी के चंद छींटे उसकी जानिब उड़ाए। हाँ बेई, शुमाइला के कारीन हैं, शुमाइला साहिबा ही उन्हें जानती होंगी। मैं तो अपनी पसंद से आगाह किया था, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि हर पहली चीज की जगह दूसरी आकर जरूर ले लेती है, इसीलिए एक के बाद दूसरी तहरीर। हाँ, लेकिन कुछ चीजें तो तवक्का से ज्यादा भी पसंद कर ली जाती हैं। वो जैसे मंडेरों पर पड़े ख्वाब की आखिरी लाइन थी। मैंने सोशल मीडिया पर अक्सर जगह घूमती चकराती देखी हैं, लेकिन नई मखलूक के अजीबो गरीब नामों के साथ। शुमाइला हंस पड़ी। वो दोनों अपनी तहरीरों के इक्तबास दोनों के नाम के देखकर हर दफा हंसती रहती थी। ये भी एक तरह की पसंदीदगी है लेडी शुमाइला। आपसे मोहब्बत के इजहार के तौर पर लोग आपके लिखे पर अपना नाम लगा देते हैं। वो शरारत से बोली, और लेडी शुमाइला ने लैपटॉप अपनी सिमत खींचा। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मुख्तलिफ ग्रुप्स में हमारी तहरीरों की पोस्ट लगी हुई है और लोगों के कमेंट्स। हमारे लिए शुमाइला की कहानियां बाइसे सुकून और मुसर्रत हैं। मेरी किताबें उनके सरहाने मौजूद होती हैं और उन्हें लोरी भी सुनाती हैं। हाथ पूंछकर उसने ओपन का बटन दबाया। सीमी उसके सामने आकर बैठी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे कलम में मजीद बरकत डाले। अभी तो शुमाइला ने इस मैदान में खूब तरक्की करनी है। उसके मुस्कुराने पर शुमाइला ने कहका लगाया। हाँ, अगर तुम्हारा साथ शामिल हाल रहा तो बहुत से रिकॉर्ड बनाएंगे और बहुत से मास्टरपीस तख्लीक होने के लिए हाथ बांधे हुए खड़े हैं। मैंने कहा जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, सीमी ने मोहब्बत से कहा और रोशन स्क्रीन की तरफ देखने लगी जहाँ शुमाइला पासवर्ड डालकर लॉगिन हो रही थी। यहाँ बेड पर आकर बैठो, आज मूवी भी मुकम्मल देखनी है। उसने साथ ही फ्लैश ड्राइव साइड में लगाई। दरवाजा धार से खुला और लकड़ी के पट दहलीज के गिर्द लड़खड़ा कर रह गए। कच्चे घर के इस वजी आंगन में जर्दे और पुलाव की खुशबू चकरा रही थी, जिसने मौलवी हयात को मजीद दुख से दो चार कर दिया। इसी बात पर हंसती ताजवर ने झटके से सर घुमाया और अब्बा को देखकर हाथ बेइख्तियार दिल पर रखा था। या अल्लाह खैर, वो मकलावे की रस्म के लिए आई हुई थी। शकीला ने रीत के मुताबिक 2-3 पकवान बनाए थे। वो भी परेशान हुआ उठी। मौलवी चचा, ख्याल से इस उम्र में ऐसी भी अजलत क्या? नीलम ने बेतकल्लुफी से हंसकर आवाज लगाई। अब्बा मियाँ दरवाजा बंद करके पलटे तो तासुरात में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। उन्हें जब्त करना नहीं आ रहा था। सुर्ख चेहरे, लब भींचे और बला की संजीदगी। वो गुस्से में बहुत कम नजर आते थे, लेकिन इस बार कुछ बहुत गैर मामूली था। भाभी से मिलने के बेताबी अपनी जगह, मगर बुढ़ापे में? नीलम, ताजवर ने बेसाख्ता पुकार कर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जानती थी कि अब्बा इस वक्त किस कैफियत का शिकार हैं। नीलम नासमझी के आलम में उसे देखती चुप की चुप रह गई। शकीला, पानी लेकर आओ, ताजवर ने इशारा किया और वो फौरन भागी।
कुछ देर कबल ही तो अब्बा आ गए थे, ठीक ठाक, अच्छे भले। कितना खुश थे ताजवर को मुस्कुराता देखकर, और अब ऐसा उबलता गुस्सा। अब्बा क्या हो गया है? वो चारपाई पर आकर रुख मोड़ कर बैठ गए तो ताजवर ने कंधे पर हाथ रख दिया। परेशानी चेहरे से अयां हो रही थी। सब खैरियत है ना? उसने फिर बड़ी उम्मीद से पूछा। वो बोल नहीं रहे थे। शकीला की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे भर कर पानी पकड़ा दे। जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया है, उनके होते हुए खैरियत रह सकती है? वो मुठिया भींचते रंजो गुस्से से कह रहे थे। ताजवर ने पानी का गिलास लिया। आप ये पानी पिए अब्बा, फिर बात करते हैं। उसने मिन्नत से गिलास थमाया तो अब्बा इनकार करना तर्क करते हुए और चंद घूंट लेकर गहरी सांसें लेने लगे। ताजवर उनके करीब चारपाई के किनारे पर टिक गई। सारी जिंदगी एक इज्जत ही कमाई थी 4 लोगों के बीच। अब वही 4 लोग जगह जगह बैठकर हंसेंगे कि ये है मौलवी हयात, जो खुद तो अल्लाह की राह में दूसरों को बुलाता है और अपना कुंबा बेहयाई के सारे दर्जे अबूर कर रहा है। तुफ है। ऐसा क्या हो गया है आकर, और लोगों की क्या मजाल है कि वो आप पर उंगली उठाएं? ऐसी बातें ना करें अब्बा, खुदा के लिए। ताजवर तरफ कर रह गई। जब अपने ही करतूतों के पूरे हों तो क्यों नहीं होगी लोगों की मजाल? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसे गलीज शख्स को मैंने पहचाना कैसे नहीं। उस असफंद यार ने सच कहा कि दांतों को रत लग जाए तो हलाल रास कैसे आ सकता है। इसलिए उसने शादी से इनकार कर दिया था। वो हकारत से नीचे देखते लफ्ज चबा चबा कर बोल रहे थे। खामोश तमाशाई बनी नीलम जरा सा आगे आई। किसकी बात हो रही है? क्या सदाम भाई की? सदाम भाई? नीलम की त्योरी बनते देखकर ताजवर के लबों से सरगोशी करता निकला। शादी से इनकार तो उसने ही किया था, लेकिन इसका मकसद? हाँ, तुम्हारा सरदार भाई सदाम की। अब्बा, हाथ दर्जा तलखी से गोया हुए, जिसने आजाद का वो ताज सर पर रख लिया कि जिससे सर कंधा झुक गया है। किसी बात का लिहाज नहीं किया उसने। बेगैरती, वो भी ऐसी सरेआम के लोग उठ उठकर गवाहियां पेश करें। क्या कर दिया है उसने? नीलम की पेशानी पर अनगिनत बल पड़ गए। उसका चेहरा तस्दीक होने के साथ ही रेत की मानी तपना शुरू हो गया था। जाकर उसी से पूछो कि क्या कर दिया है। शायद जवान बहन के सामने एतराफ करने से पहले कहीं डूब कर मर जाए। मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही है। बस करें चचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2 ही तो भाई हैं मेरे। आपका दिल नहीं कांप रहा? मैं आपको इस तरह से बोलता देखकर चुप नहीं रहूंगी। मुझे अपने भाइयों से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। नीलम, ताजवर ने सख्ती से उसे तंबीह की, लेकिन वो उसे खातिर में लाए बगैर बोली। मुझे भी इसी तरह तकलीफ हो रही है भाभी। अपने अब्बा से कहिए, जो न जाने कहां से झूठी सच्ची बातें सुनकर बगैर कुछ बताए बोलते जा रहे हैं। झूठी बातों में भी सच्चाई की आमेज़श होती है, तो कोई गिला करने आता है। इतनी बड़ी बात किसी को नहीं पड़ी कि वो मुझे आकर कहें, वो भी मेरे भलाई का सोचकर। भलाई का सोचकर नहीं, ये ख्याल करके कि आपके बेटे तो नहीं हैं, इसलिए आप फौरन यकीन कर लेंगे। आपकी जगह अगर मैं होती तो मुंह भी तोड़कर रख देती। उसकी आवाज बतदरीज बढ़ती जा रही थी। ताजवर और शकीला को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। नीलम, तुम चुप रह सकती हो? ताजवर ने डांट कर कहा। तो इनसे कहिए कि सब साफ साफ बता दे। बोलने से पहले इतना सोच लो कि क्या वो इस काबिल भी है। अब्बा ने अब नीलम को देखा। तुम लोग मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हो, लेकिन जाकर पूछो अपने भाई से कि अपनी रातों की स्याही कैसे कामों से अपने अमाल नामे पर चढ़ाता रहा है, और ये भी झूठ नहीं घड़ा रहा। उसी के दोस्त ने ही सच्चाई उगल दी है। तुम्हारा शरीफ भाई किसी शादीशुदा औरत के घर गलत इरादे से पकड़ा गया है। मार पीट कर उसे बाहर निकाला गया है। जरा सी भी शर्म उसमें बाकी हुई तो इस बात से चेहरे का रंग सब कुछ खोल देगा और तुम्हारे सामने वो नजरें भी नहीं उठाएगा। जाओ। वो सारी बात कहकर एक नजर नीलम पर डालकर दूसरी सम देखने लगे। कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं सका। ताजवर दम बखुद रह गई थी। फिर नीलम ही चला उठी। ये सब गलत है। मेरा भाई कुछ नहीं कर सकता। लोगों को शर्म नहीं आती बात बनाते हुए, और आप हमें अपनी औलाद मानते होते तो सामने वाले का मुंह तोड़ देते। यूं चुपचाप आकर ये बात ना कर रहे होते।
آپ نے بہت مایوس کیا ہے چچا۔ آواز نیچی رکھو نیلم، وہ دبی آواز میں ڈپٹ کر بولے۔ جھوٹ اور سچ کا فرق مجھے معلوم ہے۔ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا تو خدا گواہ ہے میں اس کا زیادہ برا حال کرتا۔ وہ میرا سگا بیٹا نہیں، اس لیے صرف برداشت کر رہا ہوں۔ اپنا غصہ یہاں نکالنے کی بجائے بھائی سے جا کر باز پرس کرو۔ تم ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہو، میں نہیں۔ اعتبار نہیں ہے، لیکن بیٹی تو آنکھ بند کر کے اسی کے بھائی کو تھما دی۔ اس وقت تو کچھ نہیں سوچا۔ برے ہی ہیں میرے بھائی تو یہ پہلے سوچ لیتے۔ نیلم بدتمیزی میں 2 ہاتھ آگے نکل آئی۔ تاجور سے برداشت نہ ہوا۔ نیلم چپ کر جاؤ، جا کر اندر بیٹھو، میں آتی ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر تاجور نے اسے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹی، میں نے جس کو دی ہے وہ کم از کم بد کردار نہیں ہے، اور یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال کر جاؤ۔ میں دوسری بیٹی بھی آنکھ بند کر کے رخصت کر دوں گا۔ ابا کا لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ نیلم کے چہرے کی رنگت بدلنے میں لمحہ نہ لگا۔ وہ نہایت سرد مہری سے پسے پردہ کیا کہہ گئے تھے کسی کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی۔ نیلم نے بازو چھڑایا۔ واہ، بہت خوب، تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے۔ ہم کوئی منت کر کے آپ سے مانگنے تھوڑی آئے تھے۔ جو نیلم، تم حد سے بھر رہی ہو۔ میں نے کہا نا، جاؤ تم اندر۔ اب اندر نہیں، باہر جانے کا وقت ہے۔ میں مزید یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتی۔ چلیں یہاں سے۔ ایک نظر مولوی حیات پر ڈال کر وہ تن فن کرتی باہر جانے لگی۔ تاجور نے بے چینی سے اسے پکارا، مگر آدھے صحن کو عبور کر کے وہ مڑی۔ بھابھی، تم نے آنا ہے کہ نہیں؟ بھائی کی طرح اس کی آنکھوں میں کاٹ تھی۔ تاجور نے لب کچلے۔ تمہارے بھائی مجھے لے جائیں گے، انہیں بھیجنا، وہ بے بسی سے بولی۔ اس وقت وہ ایسے نہیں جا سکتی تھی، ابھی تو آئی تھی۔ ابا کا دل دکھ جاتا، ابھی تو وہ خود بھی دکھی ہو رہی تھی۔ سوچ ہے تمہاری، لے جائیں گے بھائی آ کر، ترش لہجے میں کہہ کر پاؤں پٹکتے وہ چلی گئی۔ آنکھوں میں تاجور کے لیے کھلی دھمکی تھی۔ تاجور کے چہرے پر بے چارگی پھیلنے لگی۔ ایک طرف ابا اور دوسری طرف سسرال۔ دل 2 دھاری تلوار پر ننگے پاؤں چلنے لگا۔ وہ بے اختیار ابا کی طرف مڑی۔ میرے پیارے ابا، معاف کر دیں۔ اس نے ان کے کندھے پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ ابا میاں کی آنکھوں میں نمی پھیل رہی تھی۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو میری جان؟ اس کی باتوں سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جس سے پڑھنا ہے وہ بات پوری کیے بغیر چپ ہو گئے۔ آپ کا دل دکھا ہے ابا، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ تاجور کا دل پانی پانی ہو رہا تھا، صرف اس بات سے کہ یہ سب آج کے دن ہونا تھا۔ میری بچی پہلی بار گھر آئی، میں نے پریشان کر دیا۔ میرا اپنا گھر ہے ابا، آپ چھپا لیتے تو کیا ہمارے دلوں کو خبر نہ ہوتی؟ آپ کچھ بھی غلط نہیں کہہ سکتے ابا، بیٹی نے مان دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں بھی امڑ کر آ رہے تھے۔ تم جانتی ہو جو انسان ساری زندگی خود کو بچا بچا کر چلا ہو، کہیں اس پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ یہ لوگ جو اعتبار کرتے ہیں اپنی بچیاں اکیلے بھیج دیتے ہیں کہ مولوی صاحب تو باپ جیسے ہیں، دم کروا آؤ، اور یہی مولوی صاحب جو دوسروں کے لیے تو مسیحا یا روشنی کا سبب بن جاتے ہیں، اپنے گھر کے لیے بجھا چراغ ہی رہا۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ میرا سگا بتیجا اور ہونے والا داماد، دکھ کی شدت سے ان کی آواز پھٹ رہی تھی۔ آپ کیوں اتنا سوار کر رہے ہیں؟ جو بوتا ہے کاٹتا بھی اسی کو کرتا ہے۔ میں کہوں گی حاکم کو، وہ سمجھائیں گے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تاجور نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی اداسی کی اوس میں بھیگ کر بیٹھتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں بالکل نہیں دوں گا جو اپنی عاقبت خراب کرے، اور میری بچی کی زندگی، ابا نے اٹل لہجے میں کہا۔ شکیلا گم سم سی کھڑی تھی، بے حد آہستگی کے ساتھ مڑی اور کمرے کی جانب قدم گھسیٹنے لگی۔ اس کا اپنا دل عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر کرے گا۔ آپ چھوڑیے یہ سب، پہلے کچھ کھا لیجیے۔ اس نے ابا کی ڈھارس بندھائی تو ابا نے مغموم لہجے میں اس کا نام پکارا۔ تاجو، حاکم آ جائے گا تمہیں لینے۔ انہیں بھی خدشہ تھا، حاکم اس کے ساتھ ہی آیا تھا، پھر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس نے کہا تھا رات میں لے جائے گا۔ تاجور نے اس بات میں سر کو حرکت دی۔ جی ابا، وہ آتے ہی ہوں گے، کھانا بھی یہی آ کر کھائیں گے۔ ابا نے پیار و شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ تاجور کو اس کی بہت ضرورت تھی، اللہ کرے۔ ابا نے دل سے دعا دی۔ بظاہر اس نے ہنسی کی ساخت میں اپنے ہونٹ پھیلا کر دکھائے، مگر نیلم جس طرح گئی تھی
दिल ही दिल में उसे किसी अनजाने तूफान का शोर सुनाई दे रहा था। अपनी गृहस्थी के नाहमवार पत्थरों की रविश पर गिरगिराती कोई भयानक आवाज, बहुत कुछ तोड़ती, कुचलती और सब कुछ इधर उधर करती। गुलमहर के पेड़ से हवा की शोरीदा सा लहर ने सर पटका और एक खुशनुमा परिंदे का घोंसला तिनका तिनका बिखर गया। जिंदगी 16 किस्तों पर मबनी ड्रामा नहीं होती कि 4 हफ्तों के तसलसल के बाद आसूदगी की तरफ बहने लगे। जिंदगी 2 घंटे की फिल्म भी नहीं होती कि किसी नापसंदीदा मंजर की जद में आ जाए तो कुछ ही देर में उस मंजर से छुटकारा मिल जाए और आप इस मंजर से निकलकर किसी खुशकुन लम्हों में जुड़ जाए। बल्कि जिंदगी तो वो फिल्म है जिसके किसी भयानक मंजर की कैद में चले भी जाएं तो चाह कर भी रहाई ना पा सके। जिंदगी तो पहाड़ है और इंसान सिर्फ चोटी, जिसे सर करने की कोशिश में एक बार चढ़े तो 10 बार गिरना पड़े। उसके सामने भी कयामत खेज मंजर था, उसी का मंजर था। खामोशी मलामती नजरों से घूरती थी और दर्द बाम मुजरम मुजरम गर्दान रहे थे। हाकिम नहीं आया था, मजबूरन उसे ही वापस आना पड़ा। अब्बा मगरिब की नमाज से वापस आए तो ताजवर ने कहा उसे घर तक छोड़ आए। अंदर बाबा खुद भी नहीं आए और उसने इसरार भी नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि कोई तलख कलामी हो, वो तलखी जो जिंदगी में भूलने वाली थी। सहन में आकर उसने चादर की निकाब ढीली कर दी। उजाले को उगलते अंधेरे में मुर्गियां जोर आजमा कर फिड़फड़ाती आई, दरख्त पर बसेरा करती जा रही थी। मौसम गर्मा की खुशबू महसूस होती थी, इसलिए वो भी डिब्बे छोड़कर खुली फिजा तलाश कर चुकी थी। पूरे सहन में एक यही शोर था जो खामोशी का इर्तिका तोड़ रहा था। बरामदे के करीब बिस्तर लगे थे और हाकिम सामने बैठा था। ताजवर को रांझ ने घेर लिया। वो समझी थी कि हाकिम अपने दोस्तों के हमरा कहीं चला गया होगा, इसलिए नहीं आ सका, लेकिन वो मौजूद था और जान बूझकर नहीं आया था। उसके साथ अम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ सदाम और उसकी बड़ी नंद। नीलम चेहरे पर बेगानगी तारी किए बरामदे के फर्श पर बैठी थी। ताजवर धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ गई। आ गई भाभी, सोचो कैसा हो कि अब मैं तुम्हें हाथ पकड़कर निकाल दूं। आवाज नीलम की थी। ताजवर के सलाम करने से पहले जहरखुंद लहजे में गोया हुई। ताजवर इस कदर संगीन लहजे में शुशद्दर रह गई थी। नीलम क्यों बात को बढ़ा रही हो? उसने मध्यम आवाज में उसे मना करना चाहा, लेकिन नीलम ने चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया था। सबसे सुन लिया, मैं बात बढ़ा रही हूँ, सुन ले सब कान खोलकर। नई दुल्हन की बात, ढटाई की कोई हद होती है। पहले तो साथ ले जाने के ढोंग करो, फिर वहां जाकर खुद बेइज्जती करो। जरा भी शर्म नहीं आई ताजवर को न चचा को कि जो इनकी भतीजी, बेटी की नंद या किसी भी रिश्ते का लिहाज कर लेते। मगर लिहाज तो वहां होता है ना जहाँ किसी काबिल गर्दाना जाए। ये लोग हमें बहुत नीच, बहुत हकीर समझते हैं, किसी गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा गलीज। नीलम, ताजवर आवाज बाख्ता हो गई। नीलम के लबो लहजे और अल्फाज ने उस पर सख्ता तारी कर दिया था। आज असलियत खुलकर सामने आ गई है और हम जो इन्हें अपना समझते रहे महज बेवकूफ बनते रहे। आपको पता है हाकिम भाई क्या कह रहा था चचा? बद किरदार हैं हम सब के सब। सदाम भाई पर तो इस कदर बुरा इल्जाम लगा दिया कि दूसरों की औरतों को ताड़ते हैं। हमारे वालिदैन की तरबियत को एक लम्हे में खोटा कर दिया और आपकी ये नई नवेली बीवी लबों पर चुप के ताले लगाए बैठी रही, जैसे हरफ हरफ सच्चाई खोलकर बयान की जा रही हो। उसकी आंखें चलती जुबान की सी तेजी से आंसू बरसा रही थी। सब सर झुकाए खामोश बैठे थे। हाकिम ने दांत पर दांत जमा रखे थे कि ताजवर को उसका भींचा जबरा वाज़िया नजर आ गया था। उसके हलक में नमकीन पानियों का फंदा बनने लगा। नीलम का रोना पीटना यकीनन वहां के आने के बाद से जारी था। मैंने कितना कहा कि दूसरों की बातों में आने से अच्छा है अपनों से तस्दीक की जाए, मगर वहां तो जैसे इंतजार किया जा रहा था ऐसी किसी खबर की। ताजवर से तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरा मान रख लेती, साथ चली आती, मगर ये भी तो इन्हीं का साथ देगी ना। अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम चुप हो जाओ। वो भीगी आवाज के साथ कमजोर सी इल्तिजा कर सकी। हाँ, तुम सच्ची हो, मैं तो झूठी हूँ ना। आखिर नेक बाप की औलाद हो तुम, कहाँ कुछ गलत कह सकती हो।
अफसोस है ताजवर, मैं तुम्हें बहन समझती थी, लेकिन तुमने इतनी जल्दी अपना चेहरा दिखा दिया। वहाँ हकारत से मेरे बड़े भाई की बेइज्जती होती रही और मुझे जलील करके घर से निकाल दिया। मगर मजाल है जो तुम एक लफ्ज भी बोली हो। नीलम अब एक शौकीन निगाह उस पर डालकर आंखें निचोड़ने के लिए दोबारा फर्श पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई थी। सदाम का चेहरा बेतासुर था, जैसे उस जिक्र का उस पर कोई असर ना पड़ रहा हो। अब्बा के कहने का मतलब कुछ और था। तुम ही गुस्सा करके वहां से चली आई, मैंने तुम्हें रोका था। ताजवर ने सफाई देने की कोशिश की। ये खटोर चेहरे उस पर गिरा गुजर रहे थे। तुम अब भी अपने अब्बा की तरफदारी करो। जिस घर में मेरे भाइयों की इज्जत ना हो, मैं वहां कदम रखना भी पसंद ना करूं। वैसे भी चचा ने बकायदा कहकर निकाला मुझे कि भूल जाए उनकी बेटी ऐसे हल्के किरदार के शख्स को दे दी जाएगी। उनकी 7 पर्दों में लिपटी आसमानों से उतरी बेटियां। उसके लहजे ने सारी तलखी समेट कर ताजवर के मुंह पर मार दी थी। तो तब से इन्हीं कदमों पर आ खड़ी हुई थी, जैसे कटहरे में मुजरिम ठहरता है। सदाम का चेहरा कुछ लम्हों के लिए सुर्ख हुआ था, लेकिन बाकी शायद पहले ही बोलकर थक चुके थे। सिर्फ पत्थर हुए वजूद हाकिम में हरकत पैदा हुई। उसने नजरें उठाकर ताजवर को देखा था। तुम नीलम के साथ वापस क्यों नहीं चली आई? ठंडा ठार लहजा रेत की हड्डी में उतरकर बर्फ करता था। ताजवर का वजूद कपकपा गया। आपने कहा था आप आएंगे लेने, मैं तो नहीं आया लेने, अब क्यों आ गई हो? मैं ताजवर दुख भूलकर उसकी सूरत तकने लगी। कैसा हद तक अमेज एहसास था। धुतकार देने का बेहतरीन तरीका वो अपनी बातों से ही कत्ल कर सकता था। ताजवर के दिल में गुरछी गिर गई। मुझे आना ही था, अब मेरा ये घर है, उसने धीमी सी आवाज में कहा, जिसमें आंसू घुले हुए थे। जब मेरी बहन की कोई अहमियत नहीं तो तुम किस हक से यहाँ आ गई हो? साथ लेकर तुम गई थी, तुम्हारा घर ये है तो उसी वक्त साथ क्यों नहीं आई? वो सवाल कर रहा था। ताजवर दबदबाई आंखों से जमीन को घूरने लगी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारे अब्बा ने लाला पर घटिया इल्जाम क्यों लगाए हैं? बेतासुर लहजा, जज्बात से आरी अल्फाज। वो इंसान नहीं, कोई बोलने वाली किसी मशीन जैसा था। हाकिम, ताजवर ने तरफ का सर उठाया। आवाज कुएं से आती थी। सिर्फ मेरे अब्बा नहीं, वो आपके चचा और ससुर भी हैं। कुछ नहीं है वो मेरे। हाकिम की धार बुलंद हुई। अगर मेरे चचा होते या ससुर होने का लिहाज कर लेते तो आज ये सब ना होता जो हो गया है। किस बुनियाद पर उन्होंने ऐसी बातें की हैं? क्या मेरे भाई को अपनी आंखों से देखा है? इन्हें किसने इजाजत दी कि वो मेरी बहन को बेइज्जत करें? नीलम ने बहस खुद शुरू कर दी। अब्बा को किसी ने आकर बताया सदाम लाला का, उन्होंने खुद से नहीं कहा है। उन्हें खुद भी बहुत तकलीफ पहुंची है। उसने अब्बा की तरफ से सफाई दी, लेकिन जिन्हें कुछ ना सुनना हो वो हर दलील सिर्फ रद्द करते हैं। और ताजवर जानती नहीं थी कि बज़ाहिर ठंडे लहजे में बोलते हाकिम के अंदर कैसा आतिश जल रहा था। तुमने अपने अब्बा को टोकने की कोशिश की, उसने ताजवर को सुना ही नहीं, अपना सवाल दागा। हाकिम, मैं और तुमने कुछ कहा कि तुम्हारी बहन सिर्फ सदाम हुसैन की मनकूहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अब्बा की नीयत खराब होने लगी है। क्या मैं नहीं जानता कि उनकी नजरों में कौन जच रहा है, जिसके लिए उन्होंने ये सारा ढोंग किया? ऐसा नहीं है। बेयकीनी से उसकी आंखें फैल गई। सारे जुमले अपनी मौत आप मर गए। इल्जाम उल्टा अब्बा पर डाल दिया गया था। चचा से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा, लेकिन तुमने भी ये साबित कर दिया कि तुम अपने अब्बा के सामने हमें कोई अहमियत नहीं देती, ना नीलम को, ना मुझे, ना अपने देवर को। ऐसा मत कहिए। अब्बा ने तो सिर्फ जिस तरह तुम अपने अब्बा के हक में जुबान चला रही हो, इसी तरह उनको भी टोक सकती थी, लेकिन वो सिर्फ चाहते थे कि उनसे बात करके उन्हें रोका जाए, ताकि हाकिम ने तेजी से उसकी बात काटी। तुम अब भी इसी बात पर कायम हो? तुमने यकीन कर लिया है? ताजवर बेआवाज रोती रही थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मेरा भाई ऐसा नहीं है, और जो भी हो मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि उससे बाज पुरस करे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एक बार खुद पूछ लें। अब्बा कभी बिना वजह बात चटाह। हाकिम का घूमता हुआ हाथ ताजवर के पूरे वजूद को हिला गया था। समातों ने कुछ भी सुनने से इनकार किया। आंखों ने अंधेरे नुगले थे। मेरे भाई किसी को सफाई नहीं देगा। वो कोई मुजरिम नहीं है कि कटहरे में खड़ा किया जाए, और किसी की इतनी औकात नहीं कि वो आकर फैसला सुनाए।
मौलवी चचा को मैं खुद देखूंगा, उसने लफ्ज जबान चबा कर कहा। आंखों में आंखें डाल लेकिन वो उसे कहाँ देख रही थी। वो गूंग थी, एक हाथ बाल कर रखे थे, उसकी पूरी हस्ती हिल चुकी थी। पहला सफर, पहली औकात, मान की कुर्सियां और इज्जत नफ्स नस्मार होती चली गई थी। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सबका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। वो अब सद्दाम के कंधे पर हाथ रखे कह रहा था। नीलम नजरें चुराती तेजी से अंदर चली गई, सांस बगैर किसी बदलाव के बैठी रही। सिर्फ सद्दाम सर हिलाकर मुस्कुराया। वो हर बोझ पर, हर इल्जाम से आजाद होकर हल्का, बहुत हल्का महसूस कर रहा था। एक वो ताजवर थी जिसे देखकर एहसास होता था कि हल्का महसूस होना कैसा लगता है। एहसासात का कत्ल, कत्ले उद, जज्बात की मौत, मर्दनी मर्दनी। और फेरोजन में एलिसा के बिछड़े आंसुओं में इतनी शिद्दत थी कि उसके प्यार की आंच ने बर्फ बनी अना के पत्थर दिल को पिघला कर रख दिया। ये होती है सच्ची मोहब्बत कि एक दूसरे पर जान निशावर कर दे और दूसरा उसे वापस खींच ले आए। फिर इसी तरह वो हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। टिप टिप टिप। शुमाइला ने लैपटॉप से फ्लैश खींची और एक नम कतरे के एहसास पर चौंक उठी। सर घुमाने पर उसका मुंह खिल गया। सीमी के रुखसारों पर आंसू फिसल कर थोड़ी पर लटकते और फिर दामन में जज़ब हो जाते। वो फेरोजन पर रो रही थी। सीमी, शुमाइला ने सांस रोककर उसका नाम पुकारा। फिर पल भर के वक्फे के बाद जोरदार हंसी की बौछार ने उसके वजूद को फूट फूट भिगो दिया। हंसते हंसते उसका सारा खून चेहरे पर सिमट आया और नाक छोटी हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? वो झीप कर आंखें खुश्क करने लगी। आवाज भीगने से बोझिल लगती थी। शुमाइला के लिए यह हंसने जाने की एक ठोस वजह थी। तुम रो रही हो? या अल्लाह, इतने मोटे मोटे आंसू फेरोजन देखकर। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है तो बाहर जाकर अपना शौक पूरा करा, सिमी ने नाराज से कहा और सुसु की। यार नहीं, सच में। हाँ हाँ हाँ, ये फेरोजन पर कौन रोता है? मेरी स्वीट अना, वो कहकर एक बार फिर हंसी से लूट फूट हो गई तो सिमी ने बेहद बुरा मनाया। फेरोजन की क्या बात है? रोना तो किसी भी बात पर आ सकता है जो दिल को छू जाए। मुझे अना ने रुला दिया। मजे की बात है, शायद बहुत लगी होगी तो फेरोजन पर रो रही हो। तुम इतनी क्यूट क्यों हो? शुमाइला ने बच्चियों को प्यार देने वाले अंदाज में मुंह बनाकर दिखाया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सिमी ने आंखें छोटी करके घूरा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें याद है तुम छोटी उम्र से ही बहुत रोती थी और हमारी दोस्ती तुम्हारे आंसुओं पर हुई थी। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि तुम अब भी वैसी ही हो, छोटी सी छोटी बात पर रोने वाली। ऐसे दिल बहुत नायाब होते हैं, शुमाइला ने हंसते हुए कहा तो वो पिछली यादों पर बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। तौबा है, कब तक याद रखोगे तुम? सिमी के लब हंसी की साख में ढलते गए। सिमी चौथी जमात में थी, अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में। उस दिन कोई तकरीब थी स्कूल में और स्कूल के हेड मास्टर ने गांव के चंद लोगों को भी मद्दू किया था जिनसे अच्छी अलेख सलेख थी। उसमें एक प्यारी सी बच्ची पिंक फ्रॉक पहने, सिल्की बाल कंधों तक कटे, 2 पट्टियों वाले मैचिंग शूज, दूधिया पैरों की जीनत बनाए अपने वालिद के साथ शुमाइला थी। कनपट्टियों की दोनों तरफ तितली की शेप के हेयर क्लिप बालों में सजे थे। स्कूल की बच्चियों की निगाहें बार बार उस पर टिकती थी, मगर वो एक सीमी थी जिसकी निगाहें शुमाइला से बेनियाज स्कूल से तकरीबन हटकर सिर्फ एक दीवार का तवाफ कर रही थी, पूरे इन्हमाक और दिलचस्पी से। स्कूल की दीवार पर तवज्जो का बाइस वो मक्खी थी जो न जाने कहां कहां से गीली मिट्टी जमा करके आ रही थी और अपना घर तमीर करती जा रही थी। वक्फे वक्फे से वो आती और सिमी की आंखों की चमक भर जाती, साथ में गौर करने का अंदाज भी। फिर वो उठती तो उसकी निगाहें दूर तक उसका पीछा करती कि वो किस सनत जा रही है, मगर भटक भटक कर मायूसी से वापस लौट आती, उन नजरों से ओझल हो जाती थी। शुमाइला ने उसे दीवार के सामने ताकत खड़ा देखा। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आ खड़ी हुई। वो दोनों पहले से भी एक दूसरे को जानती थी, लेकिन याद रखने की शुरुआत उसी दिन के बाद से हुई।
पीछे शुमाइला खड़ी, ना जाने क्या सोची कि वो शरारत से आगे बढ़ी और एड़ी उठाकर उंगली की हरकत से गीली मिट्टी के इस घर को उंगली पर उठा लिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि सिमी के दिल को धक्का लगा। वो बेताबी से चिल्लाई, नहीं मत करो, लेकिन वो कर चुकी थी। फिर नाक चढ़ाकर मिट्टी के नन्हे से ढेर को देखने लगी कि ये किस साख का बना है। छोटे छोटे कीड़े इसमें चिपके थे। उसने जल्दी से उंगली झटकी तो उसे एक सिसकी सुनाई दी। शुमाइला की आंखें हैरत से भरी हो गई। सिमी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। आंखों में सदमा, दुख, नाराजगी शुमाइला को नजर आया या नहीं, लेकिन उसका रोना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो चुप थी। वो मुंह खोले देखने लगी। सिमी ने एक और सिसकारी ली और तुमने उसका घर तोड़ दिया। बड़ी आंखों और रंधे गले के साथ वो जिस तरह बोली, शुमाइला को बदबक सुनाई दिया। तो क्या उसने तुम्हें काट लिया है? शुमाइला को पहला गुमान यही गुजरा। वो किसी को कुछ नहीं कहती। उसका घर टूट गया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम इसलिए रो रही हो? तुम चुप करो, मैं अभी से बना देती हूँ। वो घबरा कर बोली और हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। सिमी ने नफी में सर हिलाया। उसे तुम नहीं बना सकती, ये सिर्फ उसी को बनाना आता है। अच्छा ठीक है, इतनी सी बात पे क्यों रो रही हो? उसकी बात पर सिमी को कुछ शर्मिंदगी सी हुई थी। वो एकदम चुप कर गई। इतनी सी बात नहीं है, वो उसके लिए कब से मुशक्कत कर रही थी, तो वो उसे दोबारा बना लेगी ना। तुम रोता देखकर बच्चे मजाक उड़ाएंगे। शुमाइला ने उसकी वजह हटाई। पता नहीं क्यों रोना आ गया। वो इतनी मेहनत से बना रही थी, उसे भी दुख होगा ना। सिमी ने हाथों की पोस्ट से अपना चेहरा साफ किया। तुम्हें पता है, मैं इतनी जल्दी किसी भी बात पर नहीं रोती। शुमाइला ने फखर से उसे इतला दी। सिमी ने सर हिलाया। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी नहीं रोऊंगी। सिमी को ये फखर हासिल करने के लिए बड़े होने का इंतजार था। जब तुम बड़ी हो जाओ तो मुझे जरूर बताना, शुमाइला ने हंसकर कहा था। और सिमी को उसके हमवार चमकते दांतों की लड़ियां बड़ी प्यारी लगी थी। वो दिन उनकी दोस्ती की नवीद साबित हुआ। उस वक्त शुमाइला हंसते हुए याद कर रही थी, तुम अब तक वही बचपन वाली सिमी हो। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास एक बहुत मोहब्बत करने वाली सहेली है जो तुम्हारा दिल दुखाने का सोच भी नहीं सकती। हो सकता है मेरी आंखें भी नाम इसलिए हुई हो कि मेरे पास एक मोहब्बत करने वाली दोस्त है। तो मैं इमोशनल हो गई। सिमी मध्यम सा मुस्कुरा दी। उसे सामने वाली बेफिक्र लड़की पर प्यार आ रहा था। नवाजिश, ये भी हकीकत है कि मोहब्बत करने वाले दिलों की आंखें अक्सर नम हो जाया करती हैं, शायद इन्हें होने के वहम से। लेकिन मुझे ऐसा कोई वहम नहीं। तुम हो ना? सिमी मोहब्बत पांच नजरों से देख रही थी। ऑफ कोर्स यारा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को हर वक्त तैयार हूँ। याद रखना। बीबी जी, दरवाजा बजा तो शुमाइला ने खामोश होते हुए उठकर मुलाजमा को देखा। उसके हाथ में किताब थी। ये यहाँ क्यों लाई हो बल्किस? शुमाइला को लगा तो उसकी बुक्स शेल्फ से उठा कर लाई है। ये आपके लिए शहर से आई है बीबी, खीजर लाया था। मुझे तो कई दिन पहले दी कि आप तक पहुंचा दो, मैं ही भूल जाती थी। ये आप ले लें। खीजर? वो नासमझी से बोली। जाओ तुम। वो उलटती हुई किताब को उलट पुलट कर देखने लगी। ये उसी की किताब थी जो हाल में ही पब्लिश हुई थी, लेकिन कोई उसकी किताब ही उसे क्यों भिजवा रहा था? उसने टाइटल खोला तो दूसरा सफा खुद ही फिरफिराने लगा। उंगली से रोककर उसे देखने लगी। पेज सफे पर एक नोट लिखा था। मैंने कहा था कि दुनिया गोल है, लेकिन ये इस कदर गोल होगी अंदाजा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जितनी ज्यादा बात आप पर हमने की है, उसके बावजूद भी शहर में आपका नाम सुनने में मैं छिटका क्यों नहीं। शायद इसलिए कि नाम तो किसी का भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेरा जहन थोड़ा इस तरफ नहीं गया। अब भी मुमकिन है कि आप वो ना हो, लेकिन आपकी लिखी तहरीर में मेरे ही गांव का जिक्र। मेरा दिल कहता है कि आप वही हैं, और अगर आप वही हैं तो मैं भी आपको याद हूँगा। आपने कहा था आप पर मेरा कर्ज है, रहेगा, लिहाजा आज उसी के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश इतनी सी है कि मैं आपसे एक मुलाकात करना चाहता हूँ। इसे दरख्वास्त समझे और हो सके तो इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि शायद वो आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो। आपके जवाब का शिद्दत से मुंतजिर खिजर। ओ माय गॉड! सफे पर नक्श तहरीर पढ़ने के बाद
شمائلہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہنسی کے طوفان کو روکنے کے لیے اس نے کتاب کو اپنے منہ پر اس طرح پھیلائی کہ پورا چہرہ کتاب کی اوٹ میں اوجل ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ سیمی نے الجھن تیرتی آنکھوں کے ساتھ اچنبے سے اسے دیکھا۔ یا اللہ، یہ دنیا کیسے کیسے انکشافات سے نہیں بھری پڑی۔ وہ ہنوز کتاب منہ پر رکھے بولی اور اپنی ہی بات کے گداز پن سے کھلکھلاتی جیسے جھوم گئی تھی۔ کچھ بتاؤ بھی کی کہ نہیں؟ سیمی نے استحجابیہ اسے دیکھا۔ وہ پہلے چپ چاپ کھڑی حیرت سے اور اب منہ کھولے اس کی محفوظ کن ہنسی کے بنتے بکھرتے شور کو سن رہی تھی۔ یک لخت اسے شمائلہ کی موجودہ حالت پر حقیقتاً تشویش لاحق ہوئی تھی۔